Hey friends, so today's topic is principles of management. Firstly, we will understand the meaning of term principles कि principles क्या होते हैं. से गाइज आप एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ डिसीजंस लेना. जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट लेती है. बट क्या आपको नहीं लगता कि जो वो डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है उसको एक्यूरेट वे में लेने के लिए या ये जज करने के लिए कि वो डिसीज़न कितना सही है या कितना गलत है या वो सही तरीके से लिया गया है या नहीं लिया गया है, कुछ क्राइटेरिया या कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि डिसीज़न सही लिया गया है या गलत लिया गया है. ठीक है, तो वो जो सर्टेन गाइडलाइंस या वो जो सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है, टॉप मैनेजमेंट को, मेरा कहने का मतलब सही डिसीजंस लेने में, जो उन्हें गाइड करता है कुछ एक्यूरेट डिसीजंस को लेने में, उन्हें ही हम प्रिंसिपल्स कहते हैं. और ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ने जो है डिस्क्राइब किए हैं, जो कि अप्लाइड किए जाते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर. डजंट मैटर कि नेचर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ने दिए हैं. और हमारे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है, ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल. मिस्टर हेनरी फ्योल इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. तो ये था बेसिक कंसेप्ट कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किसने दिए हैं और कितने दिए हैं. ठीक है, तो ये सब था. अब मैं आपको एक बार प्रोफेशनल वर्ड्स में कुछ बता देती हूँ. जैसे लिखा है, प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस दैट वर्क एज अ गाइड फॉर द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कि मैनेजर्स जब डिसीजन लेते हैं, वो जो प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की, तो मैनेजर्स को कोई गाइड चाहिए होता है जो उन्हें एक्यूरेट डिसीजंस लेने में मदद कर सके, जो उन्हें बता सके कि आप डिसीजंस कितने सही ले रहे हो या कौन सा डिसीज़न आप लेने में चूक गए हो. तो वो जो क्राइटेरिया उन्हें गाइड करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स बोलते हैं. और ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, मिस्टर हेनरी फ्योल ने, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट. और नेक्स्ट जो आपको जानना है वो ये है कि मिस्टर हेनरी फ्योल हैज़ गिवन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम हर एक प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज हम जो सबसे पहला प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन of work. Let's see. So first principle is the principle of division of work. सो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, देखो गाइज यहाँ पर जो है प्रोफेशनल वर्ड्स में जो मीनिंग है इसका, जैसा कि हेनरी फ्योल ने दिया है वो लिखा हुआ है, बट ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा. मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो है इस कंसेप्ट को क्लियर करना कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क. सो मैं आपको एक सिंपल से तरीका मैं आपको इसको समझाती हूँ कि क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर काम करना है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट एक्स को कंप्लीट करना है, तो वो जो उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है उसको कंप्लीशन के लिए उसे क्या करना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस काम को या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस वर्क को या उस प्रोजेक्ट को इतने सब वर्क्स में या इतने सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए जितना कि पॉसिबल हो सके. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह रही हूँ मैं कि प्रोजेक्ट एक्स पर काम करना है और उसे इस प्रोजेक्ट एक्स को कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उसको जो है इस वर्क को डिफरेंट सब वर्क्स में डिवाइड कर देना चाहिए, डिफरेंट सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, ये काम भी करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम भी होगा और ये भी होगा और ये भी. जितने सब पार्ट्स में आप उस मेन वर्क को डिवाइड कर सकते हो कर दो. और उसके बाद क्या करो कि अगर आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज 6 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इन 6 एम्प्लॉयज़ को जज करो कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम को करने में स्पेशलाइज्ड है, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, और उस एम्प्लॉय को उसके कैलिबर के अकॉर्डिंग जो है क्या कर दो, वर्क एलोकेट कर दो. सपोज 6 एम्प्लॉयज़ हैं और 6 काम करने हैं, तो 6 एम्प्लॉयज़ को 6 काम को करने के लिए कैसे आप एलोकेट करोगे कि अगर मान लो हमारे पास ABCDEF एम्प्लॉयज़ हैं, तो B जो हमारा पर्सन है वो इस वाले काम को अच्छे से कर सकता है, तो B को ये काम दे दिया.
दिया, ए जो है हमारे इस काम को अच्छे से करता है, ए को ये काम दे दिया। उसके बाद सी हमारा इस काम को अच्छे से कर सकता है, उसको ये काम करने के लिए दे दिया। उसके बाद आता है हमारे पास डी, डी ये काम अच्छे से कर सकता है। उसके बाद ई ये अच्छे से कर सकता है, एफ ये अच्छे से कर सकता है। ए बी सी डी ई एफ ये क्या है, हमारे पास 6 पर्सनस हैं, 6 एम्प्लॉयज़ हैं और 1 2 3 4 5 6 ये काम हमने कंप्लीट करने हैं इस मेन वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें जो है इस तरीके से काम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो है स्पेशलाइजेशन का जो हमारा बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होगा। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जिस काम को करने के अंदर स्पेशलाइज्ड है वो वही काम हम उसे एलोकेट करें, ताकि जो वो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत ही क्वालिटी वर्क जो है कंप्लीट होकर आए और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मतलब कि बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कि एक मेन काम है उसको उतने सब वर्क्स में डिवाइड करो जितने में पॉसिबल है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को जो वो आपने सब पार्ट्स बनाए हैं उनमें एलोकेट कर दो। कैसे करोगे कि उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन को अकॉर्डिंग कि वो किस काम को करने में अच्छे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन का हमें जो बेनिफिट है वो मिलेगा। और ये इस तरह से ये जो है प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो अगर मैं आपको जैसे बताऊं, जैसा हेनरी फ्योल ने कहा है कि एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना, द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड, पूरे वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए इनटू द स्मॉल पार्ट्स, इस पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एंड ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय, और जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, शुड बी असाइंड ओनली वन पार्ट ऑफ द वर्क, कि एक एम्प्लॉय को एक ही काम करने के लिए दिया जाए ताकि जो बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का वो हमें मिल सके, वो हमें अचीव हो सके। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब बात आती है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, और अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। और अगर आप इसे वायलेट करते हो, मतलब आप इसे इग्नोर करते हो और इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो, तो इसका अपोजिट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे अगर रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे थे, यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वेस्ट हो जाएंगे और वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क। आई होप सो अब आपको इसका मतलब जो है क्लियरली समझ आ गया होगा। सी गाइज, जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये जैसे होते हैं हमें एज इट इज़ लर्न करने होते हैं, बट किसी भी चीज़ को क्रैम करने से हमेशा ये अच्छा होता है कि हम क्रैम करने की बजाय उसे समझें और फिर लर्न करें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, आप वो समझो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे दैट्स इट, थैंक यू।